आपको सुनाते हैं देश की पहली महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी की कहानी, जिन्हें सब लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं, जिनके नाम पर आज भी क्रिमिनल थर्राते हैं। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रकाश पेशावरिया और माता का नाम प्रेमलता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल अमृतसर में हुई। वो इंग्लिश में बीए ऑनर्स के साथ पॉलिटिकल साइंस में एमए है। आईआईटी दिल्ली से उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है। किरण बेदी को टेनिस खेलने का शौक था। टेनिस खेलते हुए उन्होंने कई खिताब जीते। वे ऑल एशियन टेनिस चैंपियनशिप और एशियन लेडीज टाइटल की विजेता भी रह चुकी हैं। जुलाई 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने के साथ ही उन्हें देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी होने का गौरव हासिल है। बतौर पुलिस ऑफिसर किरण बेदी अपने काम की वजह से हमेशा सुर्खियों में रही है। उन्होंने नशीले पदार्थों के नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और वीआईपी सुरक्षा जैसे प्रमुख काम किए हैं। किरण बेदी ऐसी पहली महिला थी जिसे सन 2003 में यूनाइटेड नेशन ने नागरिक पुलिस सलाहकार हेतु नियुक्त किया। किरण बेदी के जीवन पर एक फीचर फिल्म यस मैडम सर बन चुकी। हवाओं से कह दो होश में रहे, हम वो साग के पत्ते नहीं जो बिखर जाएंगे। बोलो ये ले ले। जीत की हद तक जाएंगे, सीमाओं से कह दो हम उनको भी पार कर जाएंगे। आंसलों से आसमां को नापा है, तारों को मुट्ठी में सजाने का हुनर रखते हैं। डर क्या है पता नहीं, मेहनत से नया आशियाना बनाएंगे। जी हाँ, हमेशा ऐसी हिम्मत और ताकत से आगे रहने वाली a lion-hearted woman, an epitome of a true leader, जिनको देख के डर भी डर जाता है। Not taking much of your time, I here welcome Your Excellency Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. किरण बेदी। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। इतनी प्रेस्टिजियस सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आप हैं, इतना अच्छा कार्य करते हैं आप, तन मन धन से करते हैं, मिलके करते हैं, खुशी से करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वंस अगेन। अब आप पूछिए, प्लेटफॉर्म आपका है, जो आपका मन करे मेरा इम्तिहान लेना ले लीजिए। थैंक यू मैम। बढ़ाते इस चर्चा को आगे की तरफ। सो मैम, हम आपके चाइल्डहुड से चालू करना चाहेंगे। आपकी जो जर्नी रही है वो हमारे लिए एक सफलता का प्रतीक है और प्रेरणा स्रोत भी। एक समय आपके परिवार में ऐसा आता है जब डिसइनहेरिटेंस की बात होने लग जाती है, लेकिन आपके फादर स्टैंड लेते हैं कि मैं चारों डॉटर्स को बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में पढ़ाऊंगा, और उनकी एक ड्रीम भी रहती है कि मेरी चारों डॉटर्स 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में हैं, और वो आज वास्तविकता में सही साबित हो गया है। मैडम, प्लीज आपकी चाइल्डहुड जर्नी के बारे में बताइए और आपने क्या स्ट्रगल्स फेस किए। आपने मेरे पिताजी को याद किया, मैं आपको बात बताती हूँ। तो डैडी बाद में जब अच्छी एज में हो गए तो हम चारों वाकई में 4 कॉर्नर्स में चले गए। तो मेरे डैडी बोलते मुझे ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि एक ही रह गई उनके पास, क्योंकि एक अमेरिका में, एक कनाडा में, एक इंग्लैंड में और मैं हिंदुस्तान में। तो मुझे दोस्त देखते थे तो कहते थे मेरी बाकी 3 कहाँ हैं। तो इंसान जब प्रार्थना करे, कुछ मांगे भगवान से, तो सोचना चाहिए कि वाकई में वो चाहते हैं ऐसा। आपने ये जो कहा वो सही। इससे एक चीज़ साबित होती है कि हम अपने माँ बाप की देन होती है। हमारी सोच, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप की सोच के अनुसार हम बड़े होते हैं। मातृभाषा वही है जो माँ ने सिखाई, खाने का आना उन्होंने सिखाया, विचारधारा उन्होंने दी, संस्कार उन्होंने दिए। तो मेरी भी ये रियासत है वाकई में, इट्स इनहेरिटेंस ऑफ जो मेरे मम्मी डैडी सोचते थे। और क्यों नहीं मेरे माँ बाप सोचते थे कि लड़का हो या लड़की, उसमें कोई अंतर नहीं, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो तो बच्चा फलेगा। सो इसलिए मेरे माँ बाप ने
एक वाकई में इनहेरिटेंस की बात की थी, जब मेरे दादा ने उनको थ्रेटन किया था कि तुम मुफ्त वाले स्कूल में क्यों नहीं भेजते, इतने महंगे स्कूल में क्यों भेजते हो, क्योंकि उसकी फीस जो है वो बड़ी महंगी थी और उनको अपने पिताजी से लेनी पड़ती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। उस वक्त जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे दादा नहीं चाहते थे कि इतना सारा पैसा क्यों दूँ, तो मेरे डैडी को अपनी मनी जनरेट करनी पड़ी हमारी फीस देने के लिए। इतनी लैंडेड प्रॉपर्टी होते हुए, अमृतसर में सबसे अमीर व्यक्ति जानते हुए, उनको सबसे अमीर आदमी समझा जाता था, उनके पास धर्मशालाएं थी, होटल्स थी, लैंड्स थी, लेकिन लड़की के लिए स्कूल की फीस नहीं के लिए उनके पास दिल नहीं था। और वो मेरे पिताजी को बोलते थे पढ़ाने की इतना ज़रूरत नहीं है, इतनी जायदाद है तो सही, इतनी जायदाद से इनकी शादी कर देंगे। और मेरे पिताजी ने कहा था कि पिताजी, पापा जी, उन्होंने बोला था, पापा जी आपने मेरे जीवन का निर्णय आपने किए, लेकिन मेरे बच्चों के जीवन का निर्णय आप नहीं करेंगे। सो ये है माँ बाप की देन। यही समझना ज़रूरी होता है कि जब हम बच्चों को जन्म देते हैं तो उनको संस्कार भी देते हैं, सोच भी देते हैं। सो जैसी माँ बाप की सोच होती है वैसे बच्चा बढ़ता है, और मैं उन्हीं की सोच का एक प्रोडक्ट हूँ, मैं ही नहीं, हम चारों। क्या बात है मैम, थैंक यू मैम। कुछ हमें मालूम पड़ा है आप बहुत अच्छा टेनिस भी खेलती थी बचपन में। आपने एक 16 साल की उम्र में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप भी जीता, 22 साल की उम्र में आपने एशियन गेम में भी जीता। तो ये सडनली कब ट्रिगर हुआ आपको कि आपको पैशन नहीं, मुझे आईपीएस एज ए कैरियर चुनना है? टेनिस मैं खेलती थी क्योंकि पिताजी रोज टेनिस खेलते थे, माँ बाप रोज टेनिस क्लब में बैठते थे रोज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये वेल्दी फैमिली थी तो क्लब की मेंबरशिप्स भी थी, क्लब का बिल दादा देते थे। सो हम लोग रोज टेनिस खेलते थे और मेरे पिताजी रोज शाम को ही काम छोड़ के ही यूज्ड टू बी ऑन द टेनिस कोर्ट। तो टेनिस एक हमारी फैमिली गेम थी। जब हम स्कूल से भी टेनिस पे पहुंचते थे, मम्मी भी घर से टेनिस पे आती थी क्लब में, मैं भी स्कूल से, मेरी बहन, हम सीधा स्कूल से सीधा टेनिस कोर्ट पे पहुंचते थे। टेनिस इसलिए खेलते थे क्योंकि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट थी, एक ऑलराउंड एजुकेशन थी और एक ज़बरदस्त एक कैरेक्टर बिल्डिंग थी। लेकिन कैरेक्टर बनाने के लिए नहीं खेलते थे, क्योंकि गेम एक हमारी एजुकेशन का अटूट अंग होना चाहिए, जो कि आज नई पॉलिसी में आ रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स को वापस अहमियत उतनी दी जा रही है जितनी कि हम किताबों को देते आए हैं। फ़ायदा ये हुआ कि मैं इधर उधर समय बर्बाद करने के बदले मैं टेनिस खेलती थी, बैठ के होमवर्क करती थी, समय बर्बाद नहीं करते थे, और उससे मैंने सारी दुनिया देखी, सारा हिंदुस्तान देखा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करती थी। लेकिन देखते देखते मैं सारी उम्र टेनिस प्लेयर नहीं रहना चाहती थी। टेनिस मेरे लिए एक स्प्रिंग बोर्ड था, कॉम्पिटिशन ये जीत हार एक स्प्रिंग बोर्ड थी। और साथ साथ क्योंकि पढ़ाई में पूरा ध्यान करते थे, मेरी मम्मी बहुत एजुकेशन की बहुत प्यारी थी, मेरी माँ एजुकेशन की बड़ी को प्रेम करती थी, मेरी मम्मी डैडी टेनिस को, तो हम दोनों को बड़ा खुश करते थे। टेनिस भी खेलते थे डैडी के लिए अच्छा, पढ़ते भी थे मम्मी के लिए अच्छा। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि टेनिस का फ़ायदा भी हुआ, पढ़ाई का भी फ़ायदा हुआ, और 2 गुना इनाम मिले। एक दिन ऐसा हुआ जब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, शायद पहली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जिसको 2 स्कॉलरशिप्स मिली, पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी। इसलिए क्योंकि मुझे समय का सदुपयोग करना आ गया, क्योंकि पढ़ना भी अच्छा, तो इसका मतलब आप समय वेस्ट कर ही नहीं सकते। आप खेलोगे भी, पढ़ोगे भी, और बड़ा फोकस्ड रहोगे, कंसंट्रेशन रहेगी, डिसिप्लिन रहेंगे। सो डिसिप्लिन वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। बट हम लोग बड़े पेट्रियाटिकली भी हुए थे। कॉलेज में मैं एनसीसी कैडेट 4 साल रही। यूनिफॉर्म पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता था, खाकी यूनिफॉर्म। मैं एनसीसी की 14 साल की उम्र से, मैं खाकी यूनिफॉर्म में 14 साल की उम्र में हूँ, तो 18 साल तक तो मैंने यूनिफॉर्म पहना, खाकी यूनिफॉर्म में अपना एनसीसी का। बहुत एनसीसी कैंप्स अटेंड किए, परेड को लीड किया, हमेशा लीडरशिप, बहुत कुछ सीखा। तो इसलिए पुलिसिंग जब, और गवर्नमेंट सर्विस मेरे मन में था, मेरे मन में बिजनेस नहीं था। चाहे मेरी फैमिली होटल बिजनेस में थी, लेकिन मेरे मन में, हमारे घर में धन की बात ही नहीं होती थी, सेवा की बात होती थी। पैसा हम कभी गिनते ही नहीं थे, पॉकेट मनी भी ज़बरदस्ती मम्मी को मुझे देनी पड़ती थी। सो डिसिप्लिन, पेट्रियाटिज्म, खाकी यूनिफॉर्म,
फिटनेस, ये सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट सर्विस की, इंडियन पुलिस सर्विस के इंग्रेडिएंट्स बन चुके थे। आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने कि स्पोर्ट्स को भी उतनी इक्विनामिटी देनी चाहिए जितनी पढ़ाई को देते हैं। मैम, आप हमेशा लीडरशिप पोजीशन पे रहिए। लीडरशिप के एक बात पे हम आते हैं, आपके एक बचपन की याद है, आप शायद स्कूल की हेड गर्ल बनना चाहती थी एक समय पे, और कोई ना कोई कारण से आप नहीं बन पाती है, तो वो एक किस्सा सबको याद है कि आप उस वक्त बाल ट्रिम कर देती है। तो मैडम, ये कैसे होता है? आप बाल ट्रिम किया आपने? हाँ, मैंने पहली बार ही पॉलिटिक्स देखा कॉलेज में, मेरे साथ पहली बार ही पॉलिटिक्स हुआ, क्योंकि सारा कॉलेज चाहता था कि मैं हेड गर्ल बनूं, लेकिन वो एक स्टाफ मेंबर्स में एक पॉलिटिक्स आ गया कि किसको हेड गर्ल बनाए। तो उन्होंने एक बहाना ढूंढा, क्योंकि किरण बड़ा टेनिस खेलती रहती है, बाहर जाती है, तो इसलिए इसको हेड गर्ल नहीं बनाएंगे, तो हम उसको हेड गर्ल बनाएंगे, जो कि नहीं। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अब मैं सिर्फ टेनिस खेलूंगी और पढ़ाई करूंगी, कॉलेज की एक्टिविटीज़ अब आप चलाओ, मैं वो समय बचा कर खेलूंगी। सो मैंने फिर अपने मेरे जो बाल मैंने कटाने थे वो कटा दिए, क्योंकि बॉयकट तब हुआ, क्योंकि अब फोकस हो गया कि अब मेरा फोकस खेलना है, सुंदर लगना नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एक बहुत अच्छी सेइंग है विवेकानंद की, इफ यू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड योर नेशन विल बी अवेकन एंड यू आर द रियल प्रूवन पेनिसिया ऑफ इट। मैम, रियली ग्रेट टू हैव यू, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पिताजी का। यू बिकेम द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर एट दैट टाइम। मैम, एक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ पे आते हैं। आप दो फिलोसॉफी के बारे में हमेशा बात करती हैं, लाइफ इज एन इंक्लाइन प्लेन, एंड द सेकंड वन यू टॉक अबाउट 90:10 प्रिंसिपल। Can you elaborate about it and what we should learn from it? ये मेरे पिताजी का कहा था कि बेटा याद रखना, जिंदगी एक सीढ़ी जैसे है, यहाँ आप सीढ़ी में किसी पे खड़े नहीं रह सकते, यहाँ ऊपर जाओगे या नीचे आओगे। He used to say life is on an incline, either you go up or you come down, you can't stay at one place. Now when you say this, अगर इसको आप ध्यान से समझो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना ध्यान रोज नहीं रखोगे, विचारधारा को शुद्ध नहीं रोज रखोगे, अपनी शुद्धता नहीं रोज रखोगे, शिक्षा अपने आप को रोज नहीं करोगे, फिजिकली फिट रोज नहीं करोगे, आप पीछे चले जाओगे, आप उतना वन स्टेप बैक। दिस यू लर्न ऑल्सो एज अ स्पोर्ट्समैन, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का खिलाड़ी होता है उसको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो रोज रियाज करना पड़ता है। अब म्यूजिशियन से पूछो कितने घंटे रोज रियाज करते हैं, इतना अच्छी तरह गाते हैं, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस के लिए आवर जरूर रखते हैं। दे हैव टू प्रैक्टिस। मैं उस दिन जगजीत जी सर की डॉक्यूमेंट्री, जो हमारे बहुत अच्छे गज़ल सिंगर रहे जगजीत, मेरे लिए वो फेवरेट सिंगर हैं, और जगजीत की मैं डॉक्यूमेंट्री सुन रही थी, और वो इतने घंटे रोज़ रियाज करते ही थे, प्रैक्टिस करते ही थे। सो लाइफ इज ऑन एन इंक्लाइन, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस द राइट थिंग्स एवरी डे यू स्लिप बैक। तो जो भी सही मूल्य हैं, सही सोच है, सही विचारधारा है, सही फिटनेस है, आप अगर रोज उनको रियाज नहीं करेंगे, मतलब रोज जिएंगे नहीं। जब आप जीते हैं तो इसका मतलब यू प्रैक्टिस देम एवरी डे। सो इट्स लिविंग एवरी डे, प्रैक्टिसिंग एवरी डे, राइट स्पीच, राइट थॉट। भगवान बुद्ध ने ठीक कहा, राइट थॉट, राइट लिविंग, राइट स्पीच, सो राइट कॉन्डक्ट। जब आप अपनी रोज ये चीज प्रैक्टिस करते हैं ध्यान से, तो यू आर ऑलवेज गोइंग अप, यू नॉट कमिंग डाउन। लाइफ भी चल रही है, आप भी प्रगति की तरफ। सो इट इज लाइक यू विल कंटिन्यू टू प्रोग्रेस इफ यू कंटिन्यू टू कीप प्रैक्टिस द वैल्यू सिस्टम्स एंड द राइट थिंकिंग इन योर लाइफ। दैट्स व्हाट ही मेंट। सेकेंडली, जो मेरा कहना है कि 90-10 का मंत्र, 90-10 का मंत्र ये है कि रिसर्च बताती है कि अगर आप 100 इंसिडेंट्स इन योर लाइफ हैव हैपेंड, आप एनालाइज करेंगे तो 90 की अच्छाई या बुरी, अच्छे या बुरी चीजें वो आपकी वजह से हुई, आपकी वजह से, आपके कर्मों से अच्छा हुआ और आपके दुष्कर्मों से बुरा हुआ। लेकिन 10% जो है वो आपकी वजह से नहीं हुआ, वो कुदरत की वजह से हुआ। सो लाइफ में 90-10 का मंत्र ये है। आज कोविड जो की बीमारी है उस 10 में आती है, लेकिन उस 90 में वो आता है कि आप चारों अपनी सैनिटेशन का ध्यान रखें, आप मास्क का ध्यान रखें,
आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। और अगर 10% हुआ, जैसे सुनामी हुई, कोविड हुआ और कोई पैंडेमिक हुआ, दैट विल बी कुदरत, नेचर सेंट, तो होना ही होना। उसके ऊपर आपका बकर रिएक्शन इज इन योर हैंड्स, हैपनिंग इज नॉट इन योर हैंड्स। मैम, बढ़ते अगले पड़ाव की तरफ। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग डिटेल। मैडम, आप हमेशा नोन है आपके डेडिकेशन ऑफ ड्यूटी के लिए। आपने हमेशा जुडिशियसली आपकी ड्यूटी की है। 1982 में एक ऐसा वक्त आता है जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कार एक रॉन्ग साइड पार्क रहती है एंड आप उसको टो करवा लेती है और चालान काट देती है। आप में करेज कैसे आती है? जिस गाड़ी के पास लोग देखने के लिए भी डर सकते हैं, उसको आपने टो करवा दी, ये कैसे करती हैं आप? अगर आप डिसिप्लिन जीवन में जीते हो और आपने न्याय की तरफ, न्याय आपका मूल्य है, सच्चाई का सच मेहनत आपका स्वभाव है, तो आप डरेंगे क्यों किसी से? और आप अंदर महसूस करते हैं अपनी काबिलियत से सुरक्षित, और आपकी कोई मांग नहीं है, आपने कोई महल नहीं बनाने हैं, आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रखी, आपकी अटैचमेंट मटीरियलिज्म से ज़्यादा नहीं है, आप एक ड्यूटी की ओर ध्यान देते हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी नीड्स बड़ी मिनिमल है, तो आप अपना जो भी आपके सामने होता है, आप फिर कर्तव्य को सब कुछ देते हैं। मेरे सामने मेरा कर्तव्य सब कुछ है, मैं किसी से नहीं फिर डरती। इसमें मैं की बात कोई नहीं है, इसमें मैं कोई बात नहीं, इसमें अंदरूनी बात है, एक हैबिट है, एक एटीट्यूड है, एक कैरेक्टर है। सो इसलिए जब वो मेरे पुलिस ऑफिसर ने बोला कि सर मैडम वो गाड़ी वो रॉन्गली पार्क्ड है और इसको मैं क्रेन लगा दूं, मैं क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी की गाड़ी का है। मैंने कहा बिल्कुल पहले लगाओ, क्योंकि ये पहला मैसेज आना चाहिए। जब हम लोग एक आम व्यक्ति की गाड़ी उठा रहे हैं, अगर एक गाड़ी ये उठ गई तो सारी गाड़ियों का एक ही चलान इकट्ठा हो गया। दैट मीन्स एक लार्जर मैसेज ऑफ रूल ऑफ लॉ जाएगा, इसको कभी भी छोड़ो मत। सवाल ये उठता है कि यू कैन मेक एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ। मुझे डर नहीं है कि मेरा कल क्या होगा, कल कहाँ भेजेंगे, सजा होगी कि इनाम होगा। जो कर्तव्य सामने आएगा, कर्तव्य निभाएंगे, तन मन धन से निभाएंगे। काश आप जैसे ऑफिसर सब जगह मिले हमको और आज देश का उद्धार हो सकता है। मैम, ये एटीट्यूड जो आता है, इससे मॉरल टेक अवे है हमारे लिए कि बी ट्रू टू योरसेल्फ इज समथिंग एंड योर ड्यूटी इज समथिंग ग्रेट लर्निंग। बट उसी के एक बात हमने आपकी एक स्टडी की, 1982 में आपको एशियन गेम में एक मेडल मिलने वाला होता है बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, एंड यू डिफर्ड इट दैट टाइम सेइंग दैट इट्स फॉर माय टीम नॉट फॉर मी। ये कितनी बड़ी लीडरशिप क्वालिटी आपकी है मैम, ये कैसे आपने उस वक्त निर्णय लिया? ये सीखी थी ना, शिक्षा होती है। आफ्टर ऑल एनसीसी क्या होती है? एनसीसी लीडरशिप भी सिखाती है और एनसीसी आपको टीम वर्क भी सिखाती है। मैंने वो मूल्य सीखे। स्पोर्ट्स आपको लीडरशिप भी सिखाती है, टीम बिल्डिंग भी सिखाती है। मैंने वो बात, ईमानदारी की बात है कि अगर सबने मिलके काम किया तो आप मुझे क्यों दे रहे हो? सबको दो ना, मुझे लेके क्या कर? जब आप सबको दोगे तो मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन अगर सर मुझे मिलेगा तो मुझे वो खुशी नहीं देगा। मुझे खुशी देने से मिलती है, लेने से नहीं मिलती। ये हैबिट है। ग्रेट लेविट, ये आपने बहुत अच्छा सीखा है मैडम। सबको कहा जाता है कि लीडर शुड लीड फ्रॉम फ्रंट, बट आपने एक एग्जांपल सेट किया, लीडर शुड लीड फ्रॉम द बैक आल्सो व्हेन द टीम विंस, और तब टीम को आगे करिए और तब लीडर को पीछे रहना चाहिए। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल मैम। बढ़ते अगले पड़ाव की तरफ मैम, आप एक ट्रू लीडर का काम होता है कि सब राइट लॉस को बनाना एक राइट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपने भी पुलिस में आते वैसे ही किया। यू मेड द लॉस व्हिच वाज राइट फॉर द पुलिसिंग, power to correct, power to prevent, and power to get things done. How difficult it was to implement these laws at that time? In fact, it was much easier. क्योंकि जब आप सिर्फ कानून का पालन करो तो आपके पास पुलिस ऑफिसर बार बार क्यों आएगा कि मैं करूं या नहीं करूं? वो पूछेगा ही नहीं मुझे। ट्रैफिक पुलिस में यही हुआ था, पहले हमेशा पूछा जाता था मैं इसका चालान करूं या नहीं करूं, इसको पर्ची फाड़ दूं, पूछूं ये कौन है। जब मैंने आपको एक बार ही कह दिया कि कानून सेम है, लेकिन ये भी कह दिया कि किसी से गलती मत करना, ये धंधे के लिए नहीं करना, कोई चालान कोई नहीं मिला मत करना। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी मुझे 100 चालान चाहिए, मुझे 0 चाहिए, मुझे तो कंप्लायंस चाहिए। पहले होता था टारगेट होता था 100 चालान काट के आओ,
उसमें से पता नहीं कितने को धंधा होता था। मैं बोलती थी कोई चालान मत काट के आओ, लेकिन डिसिप्लिन रखो, और अगर चालान काटो तो फिर डिफेंड करना कि मैंने सही चालान काटा। तो कानून कितना इजी था। सो मेरे लिए कानून आई बीन एबल टू डिफेंड ऑल माई एक्शंस व्हेन दे वर बेस्ड ऑन लॉ। हमारे पास कानून है, और अगर मेरे से पूछा किसी ने कि ये आपने क्यों किया, तो मैं कहती थी दिस इज द लॉ। ये कानून आपने बनाया, ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैं तो उसको पढ़ के, ये मुझे ट्रेनिंग मिली है, पुलिस ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग किस लिए? अगर ये कानून है तो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उस कानून में स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई मोल नहीं है उसमें, वो मेरा कर्तव्य है। मैम इसके बाद बढ़ते हैं, कहते हैं प्रिजन का असली मतलब होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर, और इसका सही साबित करने वाले आप ही सबसे पहले थे। आपने तिहाड़ जेल को एक आश्रम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये पूरे विश्व का एक आइकॉनिक स्टडी बन चुका है और आज भी इसकी सराहना होती है। मैडम आपने इसको एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया? ये उसी का लक्ष्य था। जब मुझे प्रिजन का काम दिया गया, जेल का काम दिया गया, तो मैं एक अच्छी आदत, मेरे में अच्छी आदत ये है कि जब मुझे कोई कर्तव्य दिया जाता है तो मैं उसमें, मेरी आत्मा मुझे बता देती है कि इस कर्तव्य में का लक्ष्य ये है तुम्हारा लक्ष्य, इसका मीनिंग ये है, इस काम का ऑब्जेक्टिव ये है। तो जब मुझे जेल मिला तो मेरी आत्मा ने यही बताया, इसका लक्ष्य सुधार है, इसका लक्ष्य दूसरों को सजा देना नहीं है। सजा इनको मिल चुकी है, क्योंकि जेल में है तो सजा तो हो गई, क्योंकि इनकी आज़ादी तो छिन गई। जब आज़ादी छिन गई, दिस इज देयर पनिशमेंट। बाकी पनिश करने वाले कोर्ट्स हैं, तुम कौन हो सजा देने वाले? तुम तो यहाँ सुरक्षित और सुधार देने आए हो, सुरक्षा देने आए हो और सुधार देने आए हो। सो जब सुधार देना है तो मेरी सारी सोच उसकी मैनेजमेंट की, सुधार की तरफ चली गई। अब ना क्वेश्चन है कि क्या मैं किताब खोलूं कि सुधार क्या होता है? मैं नहीं जानती क्या कि पढ़ाई सुधारक बनती है? हम नहीं जानते कि आप अच्छे सत्संग करो सुधार बनाते हो? हम नहीं ये जानते अपनी संस्कृति में कि जब आप ध्यान लगाओ तो सुधारक बनते? हमारे विचार मन में नहीं है ये कि जब हम दूसरों की सेवा करते तो सुधार होता है? हम समझते नहीं है कि हम सादगी का जीवन बिताएंगे तो हम सुधारक बनेंगे? हम जानते नहीं है कि दूसरों की सेवा करना अपना सुधार है, अच्छी वाणी का बर्ताव करना अपना सुधार है, गुस्से को छोड़ना अपना सुधार है। सो मैंने वो सब कुछ दिया, सब कुछ करा। आप क्वेश्चन करेंगे, आप कहेंगे तो इसके लिए धन चाहिए था, तो धन कहाँ से आया? धन आया बाहर की एनजीओ से। आप एनजीओज हैं, आप जैसी एनजीओज फिर तिहाड़ जेल में आई, उनको मैंने इनवाइट किया कि आओ, क्योंकि मैं भी एनजीओ थी। 1986 में मैंने अपनी पहली एनजीओ एज सर्विंग ऑफिसर, शायद हिंदुस्तान में पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि एक सर्विंग ऑफिसर ने एक एनजीओ अपनी बनाई, और हम 16 सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स थे। वेद मारवा साहब उस वक्त पुलिस कमिश्नर थे, और हम सर्विंग 16 ऑफिसर्स एक सोसाइटी बनाई जिसमें हमने यही काम किया। तो मैं ऑलरेडी एनजीओ थी, मुझे मालूम था कि एनजीओ की वैल्यू क्या होती है, एनजीओ के पास कितनी ताकत होती है। तो फिर मैंने एनजीओज को इनवाइट किया, और बेशुमार एनजीओज आए, और वो बिना कुछ मांगे, बिना अब सब कुछ दे गए। कोई किताबें ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई फेस्टिवल सीजन ला रहा है, कोई प्रचार ला रहा है, कोई सत्संग ला रहा है, कोई ध्यान विपश्यना मेडिटेशन ला रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास टीचर्स आए समय देने के लिए। तो इस तरीके से वह एक सुधार गृह बन गया। कुछ बजट भी लोगों के ऊपर, कुछ सरकार पर कोई बजट की मांग नहीं थी, सब कुछ एनजीओज ने फिर उसको संभाला। कई गरीब प्रिजनर्स के पास कपड़े नहीं होते थे। कई बार जब मैं प्रिजन में राउंड लेती थी तो वो शर्मा के चले जाते थे तौलिया बांध के। कई इतनी गरीब भी आते थे कि उनके पास कपड़ा अगर धो लिया तो उनके पास कपड़ा नहीं है, तो मेरे पास कपड़े होते थे। जब मेरा स्टाफ मेरे साथ जाता था, पीछे पीछे एक स्टाफ जाता था, उसके बैग में कपड़े होते थे, तो वो जब कोई गरीब प्रिजनर देखता था उसको कपड़े देता था। तो किसी को हम बुक्स देते थे अपने राउंड में, किसी को हम कपड़े देते थे, किसी को इनाम देते थे, हमारे पास बिस्किट्स होते थे, वो कम्युनिटी हमें बहुत कुछ देती थी। तो जब मेरा मॉर्निंग राउंड प्रिजन का होता था
वो एक सिर्फ इंस्पेक्शन नहीं होती थी, वो किसी ना किसी को कुछ देना था, एक बहाना था। तो इससे इतनी एक लहर, सुधार की लहर बनी कि वो आश्रम बन गया। फिर हमारी ब्रह्म कुमारी की बहनें रोज शाम को सत्संग करने आती थी। इससे क्या हुआ, प्रिजनर्स की बीड़ी छूट गई, बहुत सारे बीड़ी पीने बंद कर दिए। उससे टीबी फैलनी मेरे जेल में बंद हो गई, नहीं तो टीबी बहुत फैलती थी। हमारा बहुत सारा मेडिसिन का बजट टीबी रिपेयर में जाता था, टीबी को क्योर करने में। वो टीबी का फैलना बंद हो गया क्योंकि एक दूसरे की नेगेटिव। सो सवाल ये उठता है, मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा कि आप यहाँ क्यों आए हो, ये मेरी आत्मा मुझे बताई कि तुम यहाँ सुधार करने आए। अब कैसे करोगे, ये भी आत्मा आपको रास्ता दिखाती है ना। जब आप दृढ़ निश्चय ले लेते हो तो भगवान आपको रास्ता दिखाता है। तो उसने भंडारा खोल दिया। वो कहता है ना, लंगर में कभी कोई कमी नहीं होती, मेरे लंगर में भी कभी कमी नहीं आई थी। मैम, मैं ऐसा कहूंगा कि मोदी जी आज आत्मनिर्भर की बात करें, बट शायद आपने आत्मनिर्भर जेल तब से करते हैं। तो शायद अगर ऐसे हम लोग जीते होते तो आज आत्मनिर्भर भारत कब का बन गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से गाइड किया। वैसे मैम, आपको काफी लोग प्रोफेशनली जानते हैं, बट हम लोग पर्सनली आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। उसके लिए हमने कुछ प्रश्न आपके लिए रखे हैं। मैम, पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा आपके पर्सनल पे, योर प्रीफर्ड ड्रेस कोड। आप पुलिस यूनिफॉर्म में भी दिखती है और पठानी सूट में भी दिखती है, तो आप कौन सा पसंद करती है सबसे ज्यादा? अरे दोनों दोनों एक यूनिफॉर्म का है और ये भी मेरा यूनिफॉर्म ही है, क्योंकि इसी पठानी सूट से मैंने जेल में कहा। इसी आई हैड सच अ गुड, इट वाज सो ग्रेसफुल अ ड्रेस कि प्रिजनर की नजर कहीं और गई नहीं। मैम, किरण जी, आपका एक हिडन टैलेंट है जो काफी लोगों को शायद नहीं मालूम है, वो है मिमिक्री। और ये एक ऐसा वर्च्यू है आपका जो शायद किसी ने देखा नहीं। कैन वी हैव अ प्रिविलेज ऑफ हैविंग वन एनी पर्सन यू वुड लाइक टू डू मिमिक्री ऑफ? छोटे होते करती थी, अब मैं बड़ी हो गई। ये बचपन की बात है, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। बचपन हो गया। मगर छोटे होते मैं हर एक की मिमिक करती थी, अपने सबकी। और बड़े साल पहले मैंने कुछ पॉलिटिशियंस की भी मिमिक्री की थी, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता। बचपन की मेमोरीज हमेशा यादगिरी रहती है। वो ठीक ही कहते हैं लोग कि बचपन में हम सोया करते थे, आजकल तो हम सिर्फ थक कर लेट जाते हैं। अब आगे बढ़ते। मैम, आपके लिए आपकी डॉटर बहुत स्पेशल है। वुड यू लाइक टू शेयर एनी मेमोरी विद हर? मेरी थकान तब दूर होती थी रात को, शाम को जब वो घर वापस आती थी, जब तक मैं इसको खूब मिल के प्यार नहीं करती थी। तो कई बार वो सोई होती थी जब मैं आती थी, तो क्योंकि मैं लेट आती थी ड्यूटी करके। लेकिन जिस तरीके, जब तक मैं इसको प्यार नहीं करती थी, गड़कड़ी नहीं लगाती थी आप जैसे, तो मेरी थकान दूर नहीं होती थी। और वो कहती रहती थी, आप मुझे सोने दो। उसको पता था, लेकिन अंदर से बड़ी खुश हो रही थी कि मेरी मम्मी ने मुझे आकर प्यार किया। सो ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपको आत्मिक खुराक देता है। मैम, आप तो सबके लिए रोल मॉडल है, लेकिन आपके लिए कौन है? मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री जी एक रोल मॉडल। अगर मेरे मन में कभी थकान आती है ना, तो मैं उनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ, माय गॉड, वो उनकी मेरी उम्र एक ही है। He is 70, I'm 71. And look at the amount of hours he works. आज रोल मॉडल इस देश के लिए वो है। Look at the hard work he does. वो क्या अपने लिए सोना चांदी बना रहे, कौन सी इमारतें अपने लिए बना रहे, हर क्षण अपने देश के लिए अर्पण कर रहे हैं। और किस तरीके से अपने माता जी के पाँव छूने पहुँचा जाते हैं, दिवाली हो या नया साल हो या जन्मदिन हो, है ना। देखो, रोल मॉडल जिंदगी में जैसे आप चलते हैं, आप रुकते नहीं हैं। अगर जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आप किताबों में आपको ऑथर्स मिलते हैं। महात्मा गांधी आपके लिए आप प्रेरणा बनते हैं। आप पढ़ते हैं विवेकानंद जी आपके लिए प्रेरणा बनते। सो इंस्पिरेशन शुरू से आपके माँ बाप प्रेरणा बनते। सो आपको जहाँ से अच्छा मिले वो आपके लिए प्रेरणा है। सो मेरी इंस्पिरेशन ऐसे जैसे मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, जहाँ जहाँ अच्छे क्वालिटीज़ वाले लोग होते हैं वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं।
वो मेरे लिए वो रोल मॉडल हैं जो मुझे इंस्पायर करे रोज़ अच्छी सोच के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। मैम, वैसे तो आपका नाम फियरलेस वुमन बोला जाता है, बट कभी ना कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया होगा जब आपको भी कभी डर का सामना करना पड़ा होगा, आप फियर थी तभी, एनी मोमेंट? काम में मैंने कभी नहीं महसूस किया कि अब क्या होगा। मन में अगर आया है कभी उस वक्त कि अब क्या होगा, एकदम सोल्यूशन भी आया। जैसे अब कई बारी मैंने फायरिंग खोली, एक राइट्स थे चांदनी चौक में, कम्युनल राइट्स की बात थी, जहाँ में हमारे ऊपर से तेज़ाब की बॉटल्स फेंकी जा रही थी, छत नहीं थी ऊपर, और तेज़ाब की बॉटल्स हमसे फेंकी जा रही थी, और इतना सारा स्टाफ था और हम लोग नीचे थे, लोग ऊपर थे। तो आया था कि मेरे स्टाफ का क्या होगा। सो हमने गोलियां चलाई, फॉर्चुनेटली किसी की डेथ नहीं हुई। हमने फायरिंग इन द एयर भी की, लेकिन वो इतने कंजेस्टेड एरिया है कि अगर फायरिंग इन द एयर भी करें तो किसी ना किसी को गोली लग सकती छत पे, क्योंकि अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में हो तो रिस्क तो लेना पड़ता है। करेज तो था, ये नहीं मालूम था कि अब क्या होगा, लेकिन उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ी ज़रूरी होती है। आई हैव गॉन थ्रू सच मोमेंट्स कि ये नहीं मालूम था कि अब कल अगला मिनट क्या होगा, लेकिन मैंने कुदरत का भी हाथ देखा कि एकदम क्या हुआ। हम लोग बिल्कुल एक ओपन एयर में थे जब ऊपर से तेज़ाब की गोलियां हमसे बॉटल्स फेंकी जा रही थी, और जब वो बॉटल्स फेंकी जा रही थी तो इतना कोई कंजेस्टेड था कि वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर, जो वायरिंग होती है वो सारी उस गलियों में वायर्स थी। तो जब बॉटल फेंके तो वो बॉटल बनिस्बत के हमसे डायरेक्टली हमारे पे गिरे, वो हट गई थी, वायर्स में फंस जाती थी। वायर से फटने से वो इधर उधर हो जाती थी, वो हमारे सर पे नहीं आई। और वो बात अलग हुई कि एकदम कई हमारे पाँव पे गिरी तो हमारा जूता जल गया। सो ऐसे मोमेंट्स मैंने देखे, लेकिन उस वक्त ये नहीं हुआ कि अब क्या होगा, उस वक्त क्या करना चाहिए हुआ। तो मैं समझती हूँ यही हिम्मत हर एक इंसान में होती है, जो कि चाहे वो आज वाइट कोट में है जब सामने पेशेंट है और लाइफ और डेथ से लड़ रहा हो, या वो ऑलिव ग्रीन में है या नेवी ब्लू में है, किसी में भी है, जिसने यूनिफॉर्म पहन लिया वो उसमें हिम्मत ऐसी आती ही है। डरता नहीं वो व्यक्ति, लेकिन वो सोचता है इस वक्त मेरा कर्तव्य क्या है, इस वक्त उसमें हिम्मत भगवान देता है। सो मैंने ये देखा टीम वर्क भी उस वक्त बड़ी होती है। टीम भी नहीं आपके साथ देती है, आप भी लीडर, अगर आप स्टेबल रहे तो टीम भी आपके साथ देती है। लीडर रहे हमेशा। लास्ट क्वेश्चन आपसे आपके पर्सनल में पूछना चाहूंगा मैं, व्हाई आईपीएस नॉट आईएएस? इसको कहते हैं कुदरत का खेल। दिस इज वॉट इज डेस्टिन्ड, दिस इज कॉल्ड, यू मस्ट ट्रस्ट इन डेस्टिनी, इट वॉज टू बी डेस्टिन्ड। मैम, आप यूथ को बहुत लेसन सिखाती है, और उसमें से सबसे 5 मूल्य जिसको हम पंचशील बोलते हैं, कोपिंग विद अनसर्टेनिटी, कम्युनिकेशन विद ग्रेस, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, सीकिंग हेल्प एंड बीइंग रेजिलिएंट। what we should learn from this, all the 5, whatever we want to speak? These are the real leadership qualities for present times. आज के कोविड के टाइम्स में ये पांचों क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चल गया कोविड में कि कल का नहीं भरोसा, ये अनसर्टन वर्ल्ड है। कोविड ने हमें साबित कर दिया कि आप रोज ठीक जीवन में रहो, कल का नहीं भरोसा। सेकंड, आपको एक दूसरे से एज लीडर वर्चुअल है। अब आज का देखो, आपने इतना सुंदर तरीके से इंट्रोड्यूस किया सबको। दिस इज योर पावर ऑफ कम्युनिकेशन, वर्चुअली यू हैव यूज्ड, in fact you have reconnected even more than physically we would have connected. So this is the power of communication. Today आप जिस स्थिति में हैं, चाहे व्हाट्सएप से करें, चाहे फेस टाइम से करें, चाहे कुछ भी, आप कम्युनिकेशन को अलाइव रखें। You are an example of this program today. Third, इसमें look at world as a humanity. आज everybody is equal today. So look at everybody not as white or black, east or west. It is all humanity, and each one today needs the other. एक जना वैक्सीनेशन ला रहा है, एक जना सारी दुनिया को वो चाहिए होगा। Look at it as humanity. Fourth, it's a world of not selfishness, but of selflessness and interdependence. कोई एक व्यक्ति पूर्ण नहीं है, सक्षम नहीं है, उसको एक दूसरे की मदद करनी है और लेनी भी है।
और लास्ट रेजिलिएंट मीन्स हिम्मत रखना, डिटर्मिनेशन रखना, रेजिस्टेंस के लिए काबिल रखना, एंड दैट मीन्स एंड्योरेंस बनाना। तंदुरुस्त हेल्थ होगी तो वेल्थ होगी, हेल्थ नहीं यू कैन नॉट हैव रेजिलियंस। इट्स एंड रेजिलियंस इज बोथ माइंड एंड बॉडी, बोथ and spiritual. It's mind, body, soul. Its resilience means आत्मिक, शारीरिक, मानसिक। मैम एक विजिलेंस पे क्वेश्चन पूछाता हूँ, ये जो लीडरशिप आपकी क्वालिटी हम लोग बहुत एडमायर करते हैं। आई वाज सीइंग दैट यू गो अनअनाउंस्ड टू ऑल द पुलिस स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। ये सोच कैसे आती कि मुझे आज इधर जाना है और मुझे आज इधर ये करना है? ये कैसे आप करते हैं कि मुझे आज इधर विजिलेंस करना है? आप जब काम को प्यार करते हैं, अपने काम की कदर करते हैं, आप कर्तव्य की कदर करते हैं, तो आपकी सोच बताती है आज कहाँ जाना चाहिए, आज क्या करना चाहिए, आप आज की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। योर इनसाइड टेल्स यू, दैट मीन्स देयर इज इनसाइड विच स्पीक्स टू यू। इनसाइड टेल्स यू, शोज यू द वे। जब अंदर से शुद्ध होते हैं, निस्वार्थ रहते हैं, कर्तव्य के साथ लगन करते हैं, तो जो लगन है ना वो आपको आगे का रास्ता दिखाती है, वो आपको एंटिसिपेटरी बनाती है। कई बार प्रॉब्लम आने से पहले आपको वहां पहुंचाती है, आपको अलर्ट भी करती है, आपको वार्निंग सिग्नल्स भी देती है। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर ट्रूली रिस्पेक्टिंग योर ड्यूटी। जी लास्ट वन ऑफ द क्वेश्चंस, आप हमेशा ट्रेडिशनल ग्रास वर्कर रूट पे रही हैं एंड टुडे यू आर होल्डिंग द हाईएस्ट टाइटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी। आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है वहां के वर्किंग कल्चर में? वर्किंग कल्चर में किस में? बाहर के, मेरे में क्या वर्किंग कल्चर? लेफ्टिंग, आप आज गवर्नर के पोस्ट पे हैं आज, एंड टिल यस्टरडे यू वर एज लाइक आईपीएस पुलिस ऑफिसर ऑन द ग्राउंड लेवल। टुडे यू आर एट द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द पुडुचेरी। सो डू यू सी एनी डिफरेंस इन द वर्किंग कल्चर? वर्किंग कल्चर मैं नहीं समझी, लेकिन मैं अपने में ये कहती हूँ कि अपने आप को मैं एम्पावर्ड समझती हूँ ज्यादा करने के लिए। इट एम्पावर्स मी टू डू मोर। It empowers me to be very effective. It empowers me to do more justice. It empowers me for more decision making. It empowers me to correct the wrongs which I see. I don't have to take any approvals. जहाँ मैं गलत देखती हूँ और मेरे पास कानूनी पावर है, साधन है, मैं उसको बिना किसी की अप्रूवल लिए ठीक करती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका होता है जब मेरे पास ऐसा मौका मिलता है, जब मैं किसी बुरी चीज, गलत चीज़ को सुधार सकूं और ठीक कर सकूं और राइट निर्णय ले सकूं। ये मेरे लिए एक बड़ी भगवान की देन है। मैं उसका, ईश्वर का शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे इसे काबिल बनाया, इस जगह बनाया, बैठाया जहाँ मैं किसी का भला कर सकी, क्योंकि उस कानून में पावर है। तो मैं अपने कानून को की कदर करती हूँ जिसने मुझे इसके काबिल बनाया। So I don't abuse the power, I use the power. Ma'am, thank you very much for answering all the questions so in-depthly. Here some public, there's an opinion and there are some questions from the people, audiences as well. How you manage your personal and professional life both? हर एक चीज़ का समय होता है। 24 घंटे में आपके पास पर्सनल टाइम भी होता है, प्रोफेशनल भी टाइम होता है। इसमें अंतर क्या है? सोने वक्त थोड़ी काम करोगे, सोने वक्त सोओगे, काम करने वक्त काम करोगे। उसमें फर्क क्या है? और परिवार आपके साथ चलता है, परिवार उसकी कदर करता है, परिवार भी तो बेनिफिशियरी है आपके काम की। परिवार भी कदर करता है, परिवार सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है। ये है एक परिवार जैसे, हर एक अपना समय हर चीज के लिए। कभी टाइम को कंफ्यूज मत करो। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग, नेवर कंफ्यूज द टाइमिंग्स। Special thanks to ma'am and also Executive Assistant Isha Arora ji. Thank you very much and I am looking forward to. Thank you Ashok ji. Looking forward to meeting you in Pondicherry. Ma'am, I request you to accept my book copy. Thank you so much. Thank you. Thank you.